Welcome back to this session of the Hindu newspaper analysis for UPSC Civil Services Examination. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is related to green hydrogen. The second issue is related to caste-based atrocities in India. Third issue is related to snow leopards. And fourth issue is Arctic seals birds in a new red list of endangered species IUCN. So let's discuss all the issues in detail. In this lecture, we will discuss about India's first hydrogen power train. We will also discuss about green hydrogen in India. Lecture is important for GS paper 2, GS paper 3 for prelims and for mains. The successful trial of India's first hydrogen powered coach at the Integral Coach Factory ICF in July 2025 is a testament to Indian Railways accelerating green transition. इंडिया ने फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड कोच का सक्सेसफुल ट्रायल किया है. ये इंडियन रेलवे के द्वारा ग्रीन ट्रांजिशन को एक्सुलेट करने के रिस्पेक्ट में एक इम्पोर्टेंट टेस्टामेंट हो सकता है. इंडियन रेलवेज इज अंडरटेकिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन विद द एम ऑफ अचीविंग नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2030, 4 डिकेड्स अहेड ऑफ द नेशनल टारगेट. इंडियन रेलवे ने टारगेट रखा हुआ है कि 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव करना है, जो कि नेशनल टारगेट से 4 डिकेड्स पहले का ये टारगेट है. नेशनल टारगेट जो है नेट जीरो कार्बन एमिशन का वो 2070 है, बट इंडियन रेलवे ने यहाँ पर अबाउट 4 डिकेड्स जिसमें 40 ईयर्स पहले यहाँ पर नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव करने के लिए टारगेट रखा हुआ है. To achieve India's net zero emission target by 2070 and to decarbonize its industrial sectors, green hydrogen offers a crucial pathway. 2070 तक इंडिया के द्वारा नेट जीरो एमिशन टारगेट को अचीव करने के लिए ऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को डिकार्बोनाइज करना होगा, और इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन एक क्रूशियल पाथवे के तौर पर वर्क करता है. इंडिया हैज सेट टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली बाय 2030. इंडिया ने 2030 तक एनुअली 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा हुआ है. अचीवमेंट ऑफ दिस टारगेट कुड एस्टेब्लिश इंडियाज अर्ली लीडरशिप इन दिस इमर्जिंग सेक्टर. इस टारगेट को अगर इंडिया अचीव कर लेता है, इट मीन्स 5 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर अगर ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, देन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में एक लीडरशिप गेन कर सकता है पूरे वर्ल्ड के अंदर. व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन? Green hydrogen, hydrogen when which is produced through the electrolysis of water using renewable energy sources like solar, wind, or hydropower. It does not release greenhouse gas during production, making it an environmental friendly fuel. ग्रीन हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन होती है जो कि वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है. इसके लिए स्पेशली एनर्जी सोर्स के तौर पर सोलर, विंड और हाइड्रो पावर, इट मीन्स यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का यूज करके वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाता है. ये एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल है. ग्रीन हाइड्रोजन इज अ टेस्टलेस, कलरलेस, ओडोरलेस, नॉन टॉक्सिक एंड हाईली कंबसिबल गैसेस सब्सटेंस. ग्रीन हाइड्रोजन टेस्टलेस होता है, कलरलेस, ओडोरलेस, नॉन टॉक्सिक एंड हाईली कंबसिबल गैसेस सब्सटेंस है. It is the simplest, lightest and most abundant element in universe. ग्रीन हाइड्रोजन सिंपलेस्ट, लाइटेस्ट एंड मोस्ट abundant एलिमेंट है पूरे यूनिवर्स के अंदर. In green hydrogen, the term green refer to the method of production which involves the use of renewable energy sources like wind, solar or hydel power for electrolysis. ग्रीन हाइड्रोजन में ग्रीन टर्म जो है ये मेथड ऑफ प्रोडक्शन को शो करता है. ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सच एज विंड, सोलर और हाइडल पावर का यूज इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू किया जाता है. यही वजह है कि इस हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन टर्म गिवन किया गया है. इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विदाउट एमिटिंग ग्रीन हाउस गैस. इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में वाटर को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट किया जाता है और इसके ड्यूरिंग ग्रीन हाउस गैस एमिट नहीं होती है. How is green hydrogen different from grey and blue hydrogen? ग्रीन हाइड्रोजन ग्रे एंड ब्लू हाइड्रोजन से किस तरह डिफरेंट है? ग्रे हाइड्रोजन इज द प्रोड्यूस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल like coal or natural gas, releasing greenhouse gas during production. Grey hydrogen fossil fuel such as coal and natural gas से प्रोड्यूस किया जाता है. इसके ड्यूरिंग
ग्रीन हाउस गैस रिलीज होती है। ब्लू हाइड्रोजन इज ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बट विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्निक। ब्लू हाइड्रोजन भी फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू ही प्रोड्यूस किया जाता है, बट इसके प्रोडक्शन के ड्यूरिंग कार्बन कैप्चर पर फोकस किया जाता है एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज की जाती है। ग्रीन हाइड्रोजन इज द क्लीनेस्ट फॉर्म बिकॉज इट यूजेज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ग्रीन हाइड्रोजन क्लीनेस्ट फॉर्म है बिकॉज इसके अंदर एनर्जी सोर्स के तौर पर रिन्यूएबल सोर्स को यूज किया जाता है। इट मीन्स हम देख सकते हैं कि ग्रीन, ब्लू एंड ग्रे हाइड्रोजन में एक डिफरेंस होता है। ग्रे एंड ब्लू हाइड्रोजन जो होता है ये दोनों ही फॉसिल फ्यूल के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं। ग्रे हाइड्रोजन जो होता है इसमें ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है। ब्लू हाइड्रोजन के अंदर ये एमिशन नहीं होता है, उसको स्टोर किया जाता है, कार्बन कैप्चर किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन जो होता है ये क्लीनेस्ट फॉर्म है हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने का, और इसमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का यूज किया जाता है। Green hydrogen in India. India has set its target to becoming energy independent by 2047 and achieving net zero by 2070. इंडिया ने 2047 तक एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री बिकम यानी बनने का टारगेट रखा हुआ, साथ ही 2070 तक नेट जीरो टारगेट इसने रखा हुआ एमिशन को प्रोड्यूस करने के रिस्पेक्ट में। To achieve this target, need to using green hydrogen as a renewable energy across all economic spheres is central to India's एनर्जी ट्रांजिशन। इंडिया को अगर 2047 एंड 2070 का टारगेट अचीव करना है, इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के तौर पर ग्रीन हाइड्रोजन को यूज करना होगा इन ऑल इकोनॉमिक स्पेयर्स विच इज सेंट्रल टू इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन। ये इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इंडिया हैज सेट टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली बाय 2030। 2030 तक इंडिया ने एनुअली 5 मैट्रिक मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा हुआ है। करंटली इंडिया इज ऑन ट्रैक टू मीट ओनली 10% ऑफ इट्स स्टेटेड गोल। करंटली इंडिया ने अपने स्टेटेड गोल का ओनली 10% तक ही ये प्रोड्यूस कर पा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन एडवांटेज। ग्रीन हाइड्रोजन के क्या क्या एडवांटेज होते हैं? नंबर वन, एनर्जी स्टोरेज फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ग्रीन हाइड्रोजन को एक लॉन्ग पीरियड तक एनर्जी स्टोरेज के तौर पर यूज किया जा सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड which make it suitable for grid stability by providing energy when renewable sources are intermittent। ग्रीन हाइड्रोजन को लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है और ये ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए वेरी सुटेबल है। और व्हेन रिन्यूएबल सोर्सेस आर इंटरमिटेंट, उस टाइम पर ग्रीन हाइड्रोजन का यूज किया जा सकता है। नंबर ऑफ फ्लेक्सिबल एनर्जी कैरियर। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस एनर्जी एप्लीकेशंस सच एज इंटीग्रेटिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन। हाइड्रोजन को वेरियस एनर्जी एप्लीकेशन में यूज किया जा सकता है, सच एज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को इंटीग्रेट करने में इसका यूज किया जा सकता है। इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन को भी इंटीग्रेट करने में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। नंबर थ्री, मॉनेटरी बेनिफिट। ग्रीन हाइड्रोजन के कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स भी हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द प्रोड्यूस ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट कैन बी मोनेटाइज्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल एप्लीकेशंस। ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के ड्यूरिंग, इट मीन्स इलेक्ट्रोलाइसिस के ड्यूरिंग जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, एक बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, इसको वेरियस इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए मोनेटाइज किया जा सकता है। Number four, reduced emissions. Unlike grey hydrogen, which is produced from methane, green hydrogen produced does not release greenhouse gases, and it's a byproduct oxygen, environmental friendly water vapor. ग्रे हाइड्रोजन जो कि मीथेन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन किसी भी टाइप का ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं करता है, जबकि ग्रे हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के ड्यूरिंग ग्रीन हाउस गैस एमिट होता है। एंड ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के ड्यूरिंग जो बाय प्रोडक्ट के तौर पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है वो एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली वाटर वेपर है। नंबर फाइव, ग्लोबल डोमिनेंस। Several countries are doing experiment of blending green hydrogen with natural gas for power generation.
इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस एंड रेसिडेंशियल यूज। वर्ल्ड में सेवरल कंट्रीज हैं जो कि नेचुरल गैस के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के ब्लेंडिंग से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सो दैट पावर जनरेट किया सके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड रेसिडेंशियल यूज में इसके इम्पोर्टेंस को बढ़ाया जा सके। इशूज एंड चैलेंजेस बिफोर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के बिफोर क्या क्या इशूज हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। नंबर वन, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। The production of green hydrogen through electrolysis by using renewable energy sources is more expensive, making hydrogen production costlier. इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन वेरी कॉस्टलियर है, वेरी एक्सपेंसिव है। नंबर टू, हाई एनर्जी कंजप्शन। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन रिक्वायर मोर एनर्जी देन अदर फ्यूल। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि ग्रे एंड ब्लू हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में इतना एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। नंबर थ्री, सेफ्टी कंसर्न। हाइड्रोजन हाईली फ्लेमेबल एंड वोलेटाइल नीड एक्सटेंसिव सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट एक्सप्लोजन एंड लीक्स। हाइड्रोजन हाईली फ्लेमेबल एंड वोलेटाइल गैस है एंड एक्सटेंसिव सेफ्टी मेजर्स यहाँ पर टेकिंग करने होते हैं, और इसको एक्सप्लोजन एंड लीकेज होने से प्रिवेंट करने के लिए बहुत ही एफर्ट यूज करने होते हैं। The development of proper safety regulations and protocol is crucial to ensure the safe handling and storage of green hydrogen. Number one, need to develop infrastructure for production, storage, and distribution of green hydrogen. It requires the development of a robust infrastructure. ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए, स्टोरेज के लिए एंड इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की नीड होगी। Number six, energy storage. The development of effective energy storage solution is important to enable the widespread adoption of green hydrogen. ग्रीन हाइड्रोजन के वाइड स्पीड एडोप्शन के लिए इफेक्टिव एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस डेवलप करने होंगे। Energy storage solutions like batteries and hydrogen storage can store excess energy and provide a constant supply of green hydrogen. Number seven, dependency on renewable energy sources. Green hydrogen production is dependent on renewable energy sources like solar, wind, and hydropower. These sources are intermittent and their output can fluctuate over time. ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन फुल्ली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर, विंड एंड हाइड्रो पावर पर डिपेंड है। ये सभी सोर्सेज इंटरमिटेंट हैं एंड ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन से रिलेटेड आउटपुट फ्लक्चुएट हो सकते हैं ओवर द टाइम। नंबर एट, पब्लिक एक्सेप्टेंस। द पब्लिक acceptance of green hydrogen necessary to its adoption. The public must be educated about important benefit of green hydrogen and its role in mitigating climate change. ग्रीन हाइड्रोजन के बेनिफिट से रिलेटेड पब्लिक अवेयरनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सो दैट क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए एफर्ट्स को इंक्रीज किया जा सके। व्हाट आर इंडियाज इनिशिएटिव टू प्रमोट ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं। इंडिया हैज लॉन्च्ड सेवरल इनिशिएटिव एंड पॉलिसीज टू प्रमोट द प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट के लिए इंडिया ने सेवरल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, सेवरल पॉलिसीज लॉन्च किए हैं। नंबर वन, नेशनल हाइड्रोजन मिशन। नेशनल हाइड्रोजन मिशन was announced in the Union Budget 2021-22, which aims to make India a global hub for green hydrogen. This mission will facilitate demand creation, research and development, pilot project like skill development, standard and regulation, and policy framework for green hydrogen. नेशनल हाइड्रोजन मिशन यूनियन बजट 2021-22 के अंदर अनाउंस किया गया था, सो दैट इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनाया जा सके। नंबर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन कंजप्शन ऑब्लिगेशंस। The Ministry of New and Renewable Energy has introduced green hydrogen consumption obligations for petroleum refining and fertilizer industry. It is just like the renewable purchase obligations for electricity distribution companies. Ministry of New and Renewable Energy ने पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए ग्रीन हाइड्रोजन कंजप्शन ऑब्लिगेशंस यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए हैं। ये कुछ इसी तरह से है जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस यहाँ पर फिक्स किए गए हैं। These obligations will require these industries to consume a certain percentage of green hydrogen in their overall hydrogen consumption.
इन सभी इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ पर सर्टेन परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन को कंज्यूम करने के लिए ऑब्लिगेशन से गिवन किए गए हैं। नंबर 3, green hydrogen hubs. The MNRE has identified regions that can facilitate a large-scale production of green hydrogen and develop them as a green hydrogen hub. MNRE ने कुछ रीजन्स आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर लार्ज स्केल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन किया जा सकता है एंड ग्रीन हाइड्रोजन हब्स के तौर पर उन्हें डेवलप किया जा सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन एप्लीकेशंस। ग्रीन हाइड्रोजन के क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं? नंबर 1, वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। ग्रीन हाइड्रोजन हैज अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन वेरियस सेक्टर, मेकिंग इट अ versatile and valuable resources in transition towards a carbon neutral and sustainable future. नंबर 1, ट्रांसपोर्टेशन में इसका क्या एप्लीकेशन है? ग्रीन हाइड्रोजन कैन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विच कैन ऑफर लॉन्ग ड्राइविंग रेंजेस एंड फास्टर रिफ्यूलिंग टाइम्स कंपेयर्ड टू बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ग्रीन हाइड्रोजन को फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए फ्यूल के तौर पर यूज किया जा सकता है, जो कि लॉन्ग ड्राइविंग रेंज एंड फास्टर रिफ्यूलिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है कंपेयर्ड विद बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। इट कैन ऑल्सो पावर शिप्स, ट्रेन एंड एरोप्लेन्स विच इज अ क्लीनर अल्टरनेटिव टू ट्रांजिशन फॉसिल फ्यूल। ग्रीन हाइड्रोजन का यूज शिप, ट्रेन एंड एरोप्लेन को पावर गिवन करने के लिए किया जा सकता है, जो कि ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल के अल्टरनेटिव के तौर पर एक क्लीनर फॉर्म हो सकता है। नंबर 3, एनर्जी स्टोरेज एंड ग्रिड इंटीग्रेशन। ग्रीन हाइड्रोजन कैन ऑल्सो स्टोर एक्सेस रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम इंटरमीडिएट सोर्सेस लाइक सोलर एंड विंड। ग्रीन हाइड्रोजन का यूज एक्सेस रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज किया जा सकता है और इंटरमीडिएट सोर्सेस लाइक सोलर एंड विंड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स पीपल फेस करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का यूज किया जा सकता है। इट कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नीडेड व्हिच हेल्प टू बैलेंस द एनर्जी ग्रिड एंड इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी। ग्रीन हाइड्रोजन का यूज इलेक्ट्रिसिटी को इंश्योर करने के लिए किया जा सकता है एवरी पर्सन तक, और एनर्जी ग्रिड की सप्लाई को फुलफिल करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। नंबर 4, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। इन द स्टील इंडस्ट्री ग्रीन हाइड्रोजन कैन रिप्लेस कोल बेस्ड प्रोसेस, हेल्प इन रिड्यूसिंग एमिशंस। स्टील इंडस्ट्री में कोल बेस्ड प्रोसेस यूज किया जाता है, ग्रीन हाइड्रोजन उसको रिप्लेस कर सकता है और एमिशंस को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है। इट कैन ऑल्सो रिप्लेस फॉसिल फ्यूल्स यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। अमोनिया के प्रोडक्शन के ड्यूरिंग जो फॉसिल फ्यूल यूज किए जाते हैं उस फॉसिल फ्यूल के तौर पर ग्रीन हाइड्रोजन को यूज किया जा सकता है। नंबर 5, रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल एप्लीकेशन। Green hydrogen can generate electricity for building through fuel cell and can be used for cooking and heating, which lead to replacing natural gas and other fossil fuels. ग्रीन हाइड्रोजन को बिल्डिंग्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। नंबर 6, हाइड्रोजन ब्लेंडिंग। ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस एंड रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट्स ऑफ नेचुरल गैस कंजप्शन। Number 7, hydrogen trade. Countries with sufficient renewable energy sources can produce green hydrogen for export. They can create new economic opportunities and strengthen global energy security. जिन कंट्रीज के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स सफिशिएंट है उन कंट्रीज में ग्रीन हाइड्रोजन को लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किया सकता है एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के तौर पर इसको वो सभी कंट्रीज यूज कर सकते हैं। दिस इज PYQ related to this article. In this lecture, we will discuss about caste-based atrocities in India. We will also discuss about SC/ST Atrocities Act of 1989. Caste-based atrocities in India remain a major challenge, rooted in deep-seated historical, social, and economic disparities, despite robust constitutional and legal safeguard. इंडिया के अंदर कास्ट बेस्ड एट्रोसिटी एक मेजर चैलेंज है और हिस्टोरिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज से ये रूटेड रहे हैं। इंडिया में कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज को कम करने के लिए वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड गिवन किए गए हैं, बट अभी भी इंडियन सोसाइटी के बिफोर कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज एक चैलेंज बना हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी एंड प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन, फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ एंटी एट्रोसिटी लेजिस्लेशन।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इस इक्वलिटी एंड प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन की यहाँ पर गारंटी गिवन की है, और ये एंटी एट्रोसिटी लेजिस्लेशन के लिए एक बेस यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 17 abolition of untouchability in any form, DPSP, Article 46 direct the state to promote the educational and economic interest of SC/ST। DPSP के अंदर भी कुछ SC/ST पीपल के लिए प्रोविजन किए गए हैं। आर्टिकल 46 के अंदर SC/ST पीपल के लिए एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर स्टेट के लिए कुछ डायरेक्ट गिवन किए गए हैं। नेक्स्ट, द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, दिस इज द मेन लेजिस्लेशन। SC/ST के अगेंस्ट होने वाले एट्रोसिटीज को प्रिवेंट करने के लिए 1989 में एक एक्ट इंडिया के अंदर इनेक्ट किया गया। दिस इज द मेन लेजिस्लेशन। Objective of this act to prevent atrocities against SC and ST and provide for special code for the trial of such offences। SC/ST के अगेंस्ट होने वाले एट्रोसिटीज को प्रिवेंट करने के लिए एंड इस तरह के ऑफेंस से रिलेटेड स्पेशल कोर्ट यहाँ पर इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की गई हैं। की प्रोविजंस डिफाइन न्यूमरस ऑफेंसेस एज फोर्सिंग मैनुअल स्क्वेंजिंग, सोशल ऑस्ट्रेसिज्म, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, फिजिकल वायलेंस, मैंडेड स्पीडी ट्रायल इन स्पेशल कोर्ट्स, डिनाइज एंटिसिपेटरी एंड प्रोवाइड फॉर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ विक्टिम्स। SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर न्यूमरस ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है, सच एज फोर्सिंग मैनुअल स्केवेंजिंग को डिफाइन किया गया है, सोशल ऑस्ट्रेसिज्म, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, फिजिकल वायलेंस, इन सभी को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। साथ ही स्पीडी ट्रायल के लिए कुछ स्पेशल कोर्ट्स यहाँ पर मैंडेट की गए हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के अंदर भी इन कम्युनिटी को एट्रोसिटीज से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोविजन किए गए हैं। दिस हैड पेनलाइज द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के अंदर SC/ST कम्युनिटी को अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस से पेनलाइज किया गया है, यानी कोई भी कम्युनिटी अगर अनटचेबिलिटी को यहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी सोसाइटी के अंदर बैड थिंग्स हैं उसको प्रैक्टिस करने वाले को यहाँ पर पेनलाइज किया जाएगा। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्केवेंजिंग एट दियर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 एम्स टू एलिमिनेट मैनुअल स्केवेंजिंग, अ प्रैक्टिस इंट्रिकेबली लिंक्ड टू कास्ट। मैनुअल स्केवेंजिंग जो कि एक प्रैक्टिस है और कास्ट के साथ ये लिंक है, इसको भी यहाँ पर एलिमिनेट किया गया है, और इसके लिए प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्केवेंजर्स एंड दियर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। कॉजेज ऑफ कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज, कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज जो हो रही हैं उसके वेरियस कॉजेज क्या क्या है। नंबर 1, डीप रूटेड कास्ट हायरार्की, द ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम परपेचुएट नोशंस ऑफ सुपीरियरिटी एंड inferiority, normalizing discriminatory attitude and violence। कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज इंडियन सोसाइटी में डीप रूटेड है और ये हायरार्की तौर पर रहे हैं। इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है, जो ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम है, वो कंटिन्यू बना हुआ है आज भी। नंबर 2, फ्यूडल पावर डायनेमिक्स, इन रूरल एरियाज डोमिनेंट लैंड ओनिंग कास्ट often maintain power over landless Dalits, leading to conflict when Dalits assert their rights। रूरल एरियाज में लैंड ओनिंग कास्ट आज भी लैंडलेस दलित्स के ऊपर डोमिनेंस एस्टेब्लिश किए हुए हैं और इसकी वजह से दलित और डोमिनेंट कास्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स कंटिन्यू होते रहते हैं। नंबर 3, इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन, लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्स मेक्स मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज वल्नरेबल टू एक्सप्लॉइटेशन। SC/ST कम्युनिटी के पास एजुकेशन का एक्सेस लिमिटेड है, एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड है एंड इनके पास रिसोर्स की अवेलेबिलिटी उतना नहीं है जितना अपर कास्ट के पास है। नंबर 4, पॉलिटिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल एक्टर्स समटाइम्स एक्सप्लॉइट कास्ट आइडेंटिटीज फॉर इलेक्टोरल गेन व्हिच exacerbating टेंशंस। पॉलिटिकल एक्टर्स भी समटाइम इलेक्टोरल गेन के लिए कास्ट आइडेंटिटीज के बेस पर लोगों के साथ एक्सप्लॉइट करते हैं। नंबर 5, असर्शन ऑफ राइट्स, rising awareness and political assertion among Dalits Adivasis often lead to a violent backlash from dominant communities। दलित्स एंड आदिवासी के अंदर अगर अवेयरनेस रेज होता है, पॉलिटिकल असर्शन के लिए अगर वो अवेयरनेस
क्रिएट करते हैं, तो इससे डोमिनेंट कम्युनिटीज के अंदर वायलेंट बैकलैश यहाँ पर रिलीज होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज। कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? नंबर 1, ह्यूमन राइट्स वायलेशन। कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज इनफ्रिंजेस राइट्स टू लाइफ, डिग्निटी, इक्वलिटी एंड लिबर्टी। कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज जो होते हैं वो राइट टू लाइफ, डिग्निटी, इक्वलिटी एंड लिबर्टी को इन्फ्रिंज करता है। नंबर 2, सोशल फ्रेगमेंटेशन। इट deepens social divisions and erode trust in state institutions, law enforcement and the justice system. कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज सोशल डिविजन्स को डीपन करते हैं, साथ ही स्टेट इंस्टीट्यूशन, लॉ इन्फोर्समेंट एंड जस्टिस सिस्टम के प्रति ट्रस्ट को इरोड करते हैं। नंबर 3, ऑब्स्टेकल्स टू डेवलपमेंट, लिमिट्स एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, हिंडरिंग द ओवरऑल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ मार्जिनल कम्युनिटीज एंड द नेशन। नंबर 4, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। Victims often suffer from social exclusion, low self-esteem, and mental health issues. कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज के जो विक्टिम होते हैं वो सोशल एक्सक्लूजन, लो सेल्फ एस्टीम एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड ट्रॉमा फेस करते हैं। द नेशनल कमीशन फॉर एससी, एसटी एंड ओबीसी। द नेशनल कमीशन फॉर एससी, एसटी एंड ओबीसी आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी established under Article 338 and Article 338A of the Constitution respectively. नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटी, ये सभी कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं एंड आर्टिकल 338 एंड आर्टिकल 338 के अंदर इन्हें प्रोविजन किया गया है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इट मींस ओबीसी, इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एनबीएफसी एक्ट ऑफ 1993। नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एनसीबीसी एक्ट 1993 के अंदर प्रोविजन की गई है। The National Commission for SC, ST and OBC are responsible for safeguarding the rights, monitoring welfare measures and promoting the socio-economic development of these communities. National Commission for SC, ST and OBC ये अपनी अपनी कम्युनिटी के पीपल के राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, वेलफेयर मेजर्स टेकिंग करने के लिए एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के को प्रमोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। These commissions function with the powers of a civil court to investigate complaint. इन सभी कमीशंस के पास कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने की पावर है एंड सिविल कोर्ट की पावर इनके पास होती है। दीज कमीशन सबमिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट और गवर्नर एंड एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन मैटर अफेक्टिंग दीज कम्युनिटीज। इन सभी कमीशंस के द्वारा रिपोर्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर को सबमिट की जाती है एंड इन कम्युनिटीज को अफेक्ट करने वाले मैटर पर गवर्नमेंट को एडवाइस करने का इनका मेन वर्क होता है। लेटेस्ट एनसीआरबी 2025 डाटा ऑन कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज। कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज से रिलेटेड एनसीआरबी का रिसेंट डाटा क्या रिवील करता है? केसेस अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट, देयर आर 57,789 केसेस रजिस्टर्ड फॉर क्राइम्स अगेंस्ट एससीज इन 2023, a slight increase of 0.4% over the 57,582 cases reported in 2022. 2023 में टोटल एससी के अगेंस्ट जो केस रजिस्टर किए गए 57,783 केस रजिस्टर किए गए। 2022 के कंपेयर में 0.4% इंक्रीज हुआ है। केसेस अगेंस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब, a sharp increase of 28.8% was in with 12,960 cases registered in 2023, up from 10,064 cases in 2024. एसटी के अगेंस्ट केसेस 28.8% इंक्रीज हुए हैं। 2023 में अबाउट 12,960 केसेस एससी के अगेंस्ट रजिस्टर किए गए। स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस, किन किन स्टेट में एससी एसटी के अगेंस्ट केसेस सबसे हाई रहे हैं? यूपी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस एट ओवर 15,000, राजस्थान वाज सेकंड, एमपी वाज थर्ड। सबसे ज्यादा केस जो रजिस्टर किए गए हैं एससी एसटी एट्रोसिटी से रिलेटेड यूपी के अंदर रिकॉर्ड किए गए हैं। राजस्थान सेकंड नंबर पर है, एमपी थर्ड नंबर पर है। Solutions and way forward. Number 1, effective implementation of law. Strengthening the infrastructure for special court and ensure swift justice important. स्पेशल कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें स्ट्रेंथन करना होगा सो दैट स्विफ्ट जस्टिस को इंश्योर किया जा सके। नंबर पुलिस एंड ब्यूरोक्रेटिक सेंसिटाइजेशन टू इंश्योर टाइमली रजिस्ट्रेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस, नीड टू एड्रेस bias within law enforcement and bureaucracy. Number 3, economic empowerment. Providing equitable access to education, vocational training, and employment opportunities can reduce economic vulnerability.
Number 4, awareness campaign. Need to educate communities about legal rights and promoting social harmony through awareness program. लीगल राइट्स से रिलेटेड कम्युनिटीज को एजुकेट करना होगा, सोशल हार्मोनी को प्रमोट करने के लिए कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च करना होगा। नंबर 5, विक्टिम प्रोटेक्शन, इंश्योरिंग विक्टिम एंड विटनेस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म टू प्रिवेंट इंटिमिडेशन एंड इंश्योर फेयर ट्रायल्स। नंबर 6, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एट्रोसिटी प्रोन एरियाज, आइडेंटिफाइंग वल्नरेबल एरियाज फॉर टारगेटेड इंटरवेंशन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। वल्नरेबल एरियाज जो भी हैं एट्रोसिटी से रिलेटेड, उन सभी को आइडेंटिफाई करना होगा एंड प्रिवेंटिव मेजर्स उन एरियाज के लिए हमें टेकिंग करने। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया? इंडिया में स्नो लेपर्ड्स का क्या स्टेटस है? The snow leopards, also known as ghost of the mountains, inhabit the rugged ranges of 12 Asian countries including India. स्नो लेपर्ड जिसे घोस्ट ऑफ द माउंटेन का नाम से भी जाना जाता है, ये 12 एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया के रगड रेंजेस में फाउंड किया जाता है। इट हैज द लोएस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ एनी बिग कैट स्पीसीज इन द वर्ल्ड, इवन लोअर देन दैट ऑफ द ड्विंडलिंग चीता। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी बिग कैट स्पीसीज पाई जाती है, उन सभी स्पीसीज में स्नो लेपर्ड का लोएस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी है। की फैक्ट्स अबाउट स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड से रिलेटेड की फैक्ट्स क्या क्या है? साइंटिफिक नेम पैंथेरा उनकिया, कॉमन नेम स्नो लेपर्ड, घोस्ट ऑफ द माउंटेन, habitat alpine and subalpine zone in the mountain regions of Central and South Asia, generally found between 3000 to 5000 meters elevation। स्नो लेपर्ड सेंट्रल एंड साउथ एशिया के माउंटेन रीजन के एल्पाइन एंड सब एल्पाइन जोन में ये ज़्यादातर मिलते हैं। जनरली 3000 टू 5000 मीटर एलिवेशन में ये फाउंड किए जाते हैं। पॉपुलेशन इन इंडिया, इंडिया में स्नो लेपर्ड का क्या पॉपुलेशन है? एस्टिमेटेड एट 718 इंडिविजुअल एज पर 2023 SPAI रिपोर्ट। 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 718 स्नो लेपर्ड्स हैं। जियोग्राफिकल रेंज इन इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। कैरेक्टरिस्टिक, थिक स्मोकी ग्रे फर विद डार्क रोसेट्स फॉर camouflage, large paw acting as natural snowshoes, and an extra long tail for balance and warmth. Unlike other big cats, they cannot roar. अदर कैट के कंपेयर में स्नो लेपर्ड्स रोअर नहीं कर सकते। कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड, IUCN रेड लिस्ट वल्नरेबल, IUCN के रेड लिस्ट के अंदर वल्नरेबल कैटेगरी में इसको रखा गया है। साइट्स अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, जो कि प्रोटेक्शन का हाईएस्ट लेवल होता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अंदर रखा गया है, जो कि हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन इंडिया में प्रोवाइड कराता है। मेजर थ्रेट्स टू स्नो लेपर्ड के बिफोर मेजर थ्रेट्स क्या क्या है? नंबर 1, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, रिटेलिएट किलिंग्स बाय लोकल हर्डर्स व्हेन स्नो लेपर्ड प्रे ऑन लाइव स्टॉक। स्नो लेपर्ड जब लाइव स्टॉक का प्रे करते हैं, उस टाइम पर लोकल हर्डर्स के साथ इसका रिटेलिएटरी किलिंग होता है। नंबर 2, पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड, हंटेड फॉर देयर फर, बोन्स एंड बॉडी पार्ट्स यूज्ड इन ट्रेडिशनल एशियन मेडिसिन। स्नो लेपर्ड का फर के लिए, बोन्स एंड बॉडी पार्ट्स के लिए हंटेड किया जा रहा है। इन सभी पार्ट का यूज ट्रेडिशनल एशियन मेडिसिन में किया जाता है। नंबर 3, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सच एज रोड्स एंड रेलवे एंड ओवर ग्रेजिंग बाय लाइव स्टॉक, देयर नंबर डिक्रीज। स्नो लेपर्ड का नंबर इसलिए डिक्रीज हो रहा है क्योंकि ह्यूमन सेटलमेंट एक्सपेंड हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सच एज रोड रेलवेज बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रहे हैं, एंड लाइव स्टॉक का ओवर ग्रेजिंग भी स्नो लेपर्ड्स के नंबर को डिक्रीज करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नंबर 4, क्लाइमेट चेंज, राइजिंग टेम्परेचर्स कॉज एन अपवर्ड शिफ्ट इन द ट्री लाइन, श्रिंकिंग एंड फ्रेगमेंटिंग द स्नो लेपर्ड्स एल्पाइन हैबिटेट। टेम्परेचर राइज होने की वजह से ट्री लाइन अपवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं, श्रिंकिंग हो रहे हैं, एंड इस वजह से स्नो लेपर्ड्स का जो एल्पाइन हैबिटेट है वो भी अफेक्ट हो रहा है। नंबर 5, डिप्लेशन ऑफ वाइल्ड प्रे, कॉम्पिटिशन विद लाइव स्टॉक एंड अनसस्टेनेबल हंटिंग रिड्यूस द नेचुरल प्रे बेस।
लाइव स्टॉक के साथ स्नो लेपर्ड का कंपटीशन हो रहा है एंड अनसस्टेनेबल हंटिंग की वजह से भी नेचुरल प्रे बेस इसके रिड्यूस हो रहे हैं। Number 6, free ranging dogs. An increased population of free ranging dog competes with snow leopard for resources and can transmit disease. फ्री रेंजिंग डॉग्स का इसके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं। इट मीन्स जो स्नो लेपर्ड हैं उन्हें फ्री रेंजिंग डॉग्स के साथ भी कॉम्पीट करना पड़ रहा है, बिकॉज फ्री रेंजिंग डॉग का पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है और यही वजह है कि स्नो लेपर्ड के अंदर डॉग्स के थ्रू कुछ डिसीजेस ट्रांसमिट हो रहे हैं। कंजर्वेशन इनिशिएटिव इन इंडिया टू प्रोटेक्ट स्नो लेपर्ड्स एंड देयर हैबिटेट। स्नो लेपर्ड एंड देयर हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड लॉन्च इन 2009। दिस प्रोजेक्ट प्रमोट्स अ पार्टिसिपेटरी अप्रोच फॉर कंजर्वेशन। इंडिया के अंदर प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में स्टार्ट किया गया सो दैट इनको कंजर्व किया सके। नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया। The first assessment of 2019 to 2023 estimated 718 स्नो लेपर्ड। इंडिया में फर्स्ट असेसमेंट स्नो लेपर्ड का 2019 टू 2023 के अंदर किया गया, जिसमें 788 स्नो लेपर्ड यहाँ पर आइडेंटिफाई किए गए। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज द नेशनल कोऑर्डिनेटर। नंबर 3, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट funded by GEF and UNDP. It focus on conserving high altitude biodiversity and supporting sustainable livelihoods. This project include the proposed establishment of India's first snow leopard conservation center in Uttarkasi, Uttarakhand. सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट जीईएफ एंड यूएनडीपी के द्वारा फंडेड किया गया है सो दैट हाई एल्टीट्यूड बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया सके एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड को सपोर्ट किया सके। ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर इंडिया का फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्टेब्लिश किया गया। नंबर 4, हिमालय संरक्षक हिमालय संरक्षण a community voluntary program initiated in 2020 for snow leopard protection। स्नो लेपर्ड्स के प्रोटेक्शन के लिए हिमालय संरक्षक एक कम्युनिटी वॉलंटरी प्रोग्राम है जो कि 2020 में स्टार्ट किया गया। नंबर 5, ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू दिस 12 कंट्री अलायंस फॉर्म्ड इन 2013 टू कंजर्व द स्पीसीज एंड इट्स इकोसिस्टम। स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड इसके इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने 2013 में 12 कंट्री के अलायंस के साथ यहाँ पर सिग्नेचर किए हैं और एक प्रोग्राम जो कि ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम को यहाँ पर बूस्ट किया गया। नंबर 6, कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम कंडक्टेड एट द पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क इन दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में इस पार्क के अंदर कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया। Recently, IUCN updates the red list. It also given warning of global species decline. Arctic seal and birds are coming under increasing threat, mainly due to climate change and human activity, according to an updated list of endangered species released by IUCN. रिसेंटली IUCN ने एंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट को अपडेट किया है, जिसके अकॉर्डिंग आर्कटिक सील एंड बर्ड्स के बिफोर क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से थ्रेट इंक्रीज हुए हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN इज अ वर्ल्ड टॉप कंजर्वेशन बॉडी। IUCN वर्ल्ड में टॉप कंजर्वेशन बॉडी है। की पॉइंट्स ऑफ द अपडेटेड लिस्ट के की पॉइंट्स क्या क्या हैं? द IUCN रेड लिस्ट नाउ इंक्लूड 1,72,620 स्पीसीज ऑफ which 48,646 आर थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन। IUCN रेड लिस्ट के अंदर अब 1,72,620 स्पीसीज इंक्लूड हो चुके हैं, जिसमें से 48,646 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। स्टडी अबाउट सील से रिलेटेड IUCN की रिसेंट स्टडी क्या रही है? सील्स वर एट रिस्क मोस्टली ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्लूड मैरीन ट्रैफिक। ग्लोबल वार्मिंग इज डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल हैबिटेट ऑफ सील्स दैट लिव इन द कोल्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सील्स पर ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, साथ ही ह्यूमन एक्टिविटीज ने भी
सील को काफी एफर्ट किया है, सच एज मैरीन ट्रैफिक। ग्लोबल वार्मिंग ने नेचुरल हैबिटेट जो सील का होता है उसको डिस्ट्रॉय किया है, बिकॉज सील वर्ल्ड के कोल्ड पार्ट में पाई जाती है। ग्लोबल वार्मिंग का सीधा असर यहाँ पर कोल्ड पार्ट में पड़ रहा है। मैरीटाइम ट्रैफिक, माइनिंग एंड ऑयल extraction industries, fishing and hunting are among other risks to the species. Global warming is occurring 4 times faster in the Arctic than in other regions, which will drastically reduce the extent and duration of sea ice cover. ग्लोबल वार्मिंग आर्कटिक रीजन में ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट है वो अदर रीजन के कंपेयर में 4 टाइम फास्टर पड़ रहा है, और इसकी वजह से सी आइस कवर का जो ड्यूरेशन है, एक्सटेंट है, वो रिड्यूस हो रहा है। बिकॉज ये जो सील है ये सी कवर्स पर ही फाइंड आउट की जाती है। धीरे धीरे सी कवर मेल्ट हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। रोल ऑफ सील इन इकोसिस्टम, सील्स का इकोसिस्टम में क्या रोल होता है? आइस डिपेंडेंट सील्स आर की फूड सोर्स फॉर अदर एनिमल्स। आइस डिपेंडेंट सील्स जो होती हैं ये अदर एनिमल के लिए की फूड सोर्स के तौर पर वर्क करती हैं। दे प्ले अ सेंट्रल रोल इन फूड वेब, कंज्यूमिंग फिश एंड इनवर्टेब्रेट्स एंड रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, एंड आर वन ऑफ द की स्टोन स्पीसीज ऑफ देयर इकोसिस्टम। सील्स जो होती हैं ये फूड वेब में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बिकॉज ये फिश को कंज्यूम करती हैं एंड इन इनवर्टेब्रेट्स को कंज्यूम करती हैं, एंड न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में इनका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। स्टडी अबाउट बर्ड्स, आईयूसीएन का बर्ड से रिलेटेड क्या स्टडी रहा है? ओवरऑल 61% ऑफ बर्ड्स स्पीसीज हैव डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन एंड एस्टिमेटेड दैट has increased from 44% in 2016, the IUCN said। IUCN के अकॉर्डिंग 41% बर्ड स्पीसीज का जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रहा है। हैबिटेट लॉस ड्राइवन बाय लॉगिंग एंड एग्रीकल्चर एक्सपेंशन इज अ थ्रेट टू बर्ड्स। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन जिस तरह से इंक्रीज हो रहा है इसने बर्ड्स के बिफोर थ्रेट क्रिएट किया है। IUCN studied thousands of bird species worldwide and found that 1,256 of the 11,185 species assessed are globally threatened। IUCN ने फाउंड किया कि पूरे वर्ल्ड के अंदर बर्ड्स की अबाउट 11,185 स्पीसीज हैं। इनमें से 1,256 स्पीसीज ऐसी हैं जो ग्लोबली थ्रेटन्ड हो चुकी हैं। The report also mentioned a positive development. The green turtle is no longer endangered. Its population covered by 28% since the 1970। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आईयूसीएन का ये रहा है कि ग्रीन टर्टल का जो स्टेटस है अब वो एंडेंजर में नहीं है, बिकॉज 1970s के कंपेयर में इसका जो पॉपुलेशन रिकवरी है वो 28% तक इंक्रीज हुआ है। The IUCN Red List categories. The IUCN Red List has 9 categories for assessing the conservation status of species. Species के conservation status को assess करने के लिए IUCN Red List को यहाँ पर 9 categories में divide किया गया। Number 1 extinct, number 2 extinct in the wild, number 3 critically endangered, number 4 endangered, number 5 vulnerable, number 6 near threatened, number 7 least concern, number 8 data deficient, and number 9 not evaluated। The first 7 categories represented descending level of risk। फर्स्ट 7 कैटेगरीज जो है ये descending level of risk को शो कर रहे हैं, while the last 2 indicate a lack of sufficient data or an incomplete assessment। लास्ट 2 जो हमने देखा data deficient and not evaluated, ये सफिशिएंट डाटा के लैक को इंडिकेट करते हैं, साथ ही कंप्लीट असेसमेंट इनका नहीं हो सका है, इस वजह से यहाँ पर इन्हें नंबर 8 और 9 पॉइंट के अंदर रखा गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।